नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इनर व्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, हुकूमत कोई भी हो, किसी भी जमात की हो और किसी भी मुल्क की हो, मौजूदा दौर में एक मजबूत तिजारती और मुआशी तौर पर मुस्तहकम मईशत सबका एजेंडा होता है। लेकिन जैसा कि हम ये भी देखते हैं कि दुनिया में ताकतवर ममालिक कमज़ोर ममालिक को अपनी गिरफ्त में रखने के लिए कुछ इस तरह की पॉलिसीज़ बनाते हैं जिनकी बिना पर वो जब जब चाहते हैं कमज़ोर ममालिक का बाजू मरोड़ कर अपने एजेंडे को आगे बढ़ाते रहते हैं। इसके लिए एक बड़ा हथियार जो तरक्की याफ्ता ममालिक तरक्की पजीर को ज़ेर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो कर्ज़ों की शक्ल में इस्तेमाल किया जाता है। इस मौजू को बेहतर समझने के लिए आपको जॉन परकिंस की किताब कन्फेशन ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन पढ़ना होगी कि किस तरह एक सुपर पावर तरक्की पजीर ममालिक को कर्ज़ों के शिकंजे में फंसाती है और फिर उनको अपनी मर्जी के कवानीन और पॉलिसीज़ बनाने पर मजबूर करती है। और इस तरह के शिकंजे से निकलने का वाहिद हल यही होता है कि तरक्की पजीर मुल्क अपने पाँव पर खड़े हों, लेकिन अगर कोई मुल्क कर्ज अदा करने की पोजीशन में आ भी जाए, तो भी अगर उस मुल्क के चलाने वाले, मेरी मुराद हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी से है, इनमें अगर करप्शन नासूर की तरह फैल चुकी हो, तब भी वहाँ हालात बेहतरी की तरफ बहुत देर में जाते हैं। ये बात हमारे मुल्क पाकिस्तान पर पूरी तरह सादिक आती है, जहां हमारे इदारों में करप्ट अनासिर को इकोनॉमिक हिटमैन के लिए चारा बनने के लिए तैयार किया जाता है, जिस पर तफसील से हम आगे चलकर बात करते हैं। नाज़रीन, हम देखते हैं कि मौजूदा हुकूमत बजा तौर पर मुल्क की माशी पॉलिसी पर ख़ास तवज्जो देती दिखाई तो दे रही है, लेकिन इन पॉलिसीज़ का समर अभी अमली तौर पर इस तरह नज़र नहीं आ रहा जैसे हुकूमत क्लेम करती दिखाई देती है। नाज़रीन, पिछले दिनों वज़ारत तिजारत ने नेशनल एक्सपोर्ट डेवलपमेंट बोर्ड की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी किया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस बोर्ड के चेयरमैन होंगे। इसके दीगर अरकान में मुशीर तिजारत के अलावा कई और मुताल्लिक़ा वज़ारतों के वज़ीर और सेक्रेटरीज के साथ गवर्नर स्टेट बैंक हुकूमत की जानिब से और प्राइवेट मेंबरान के तौर पर चेयरमैन पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ और ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के सुदूर भी इस बोर्ड के मेंबरान होंगे। इस बोर्ड में गाहे बगाहे एजेंडे के मुताबिक सरकारी, प्राइवेट और बैरून मुल्क मुकीम सरमायादारों, खवातीन और माहिरीन को भी शामिल किया जाएगा। नाज़रीन, ये बोर्ड पाकिस्तान की बरामदात में इजाफे के लिए स्ट्रेटेजिक रहनुमाई फराहम करेगा, स्ट्रेटेजिक ट्रेड पॉलिसी फ्रेमवर्क पर अमल दरामद की निगरानी करेगा। इसके साथ साथ हुकूमत की जानिब से बरामदात में इजाफे के लिए की जाने वाली पॉलिसियों और इक़दामात की मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन करेगा। इस बोर्ड का इजलास हर माह में कम से कम 2 बार हुआ करेगा। अब ये भी एक सवाल है कि हमारे यहाँ बहुत से इदारे बनते हैं और फिर कई कई माह उनकी एक मीटिंग भी नहीं हो पाती, तो क्या वाकई हुकूमत इस बोर्ड के एक माह में 2 इजलास के फैसले पर अमल दरामद कर पाएगी? इस इदारे या ऐसे इदारों का क़याम बहरहाल मौजूदा हुकूमत का एक अहसन कदम तो है, जिसे बजा तौर पर सराहना भी चाहिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब इस बोर्ड के चेयरमैन होंगे और उनकी नीयत पर तो शक नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो जिस मेहनत और लगन के साथ पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम की तरक्की और फलाह के लिए दिन रात मेहनत करते दिखाई देते हैं, क्या यही उम्मीद हम बाकी के अफराद से भी कर सकते हैं जो इस बोर्ड में शामिल हैं? इसके साथ अगर ये पूछा जाए कि क्या पाकिस्तान में एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए इस तरह के इदारे पहले से मौजूद हैं या रहे हैं, तो उसका जवाब भी हाँ में ही आएगा। तो क्या उनके होते हुए मज़ीद
ایک ادارے کا قیام میں لانا، اس میں کیا حکمت عملی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں اور آپ بھی میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ ادارے بنانا اہم ہوتا ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم ان اداروں کو فعال کرنا ہوتا ہے. جیسے ہمارے ملک میں جرائم کی روک تھام کے لیے کہنے کو یا کتابوں کی شکل میں تو تمام قوانین موجود ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ جرم ہے کہ رکنے کا نام نہیں لیتا؟ جرائم پیشہ لوگ ہر علاقے اور محلے میں دندناتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں، تو قانون کے راستے میں کسی قسم کی رکاوٹ کیوں نہیں بنتا؟ اس لیے کہ پاکستان میں قانون کی عملداری کا نظام نہایت فرسودہ ہو چکا ہے، یا یہ کہیں کہ اس کا زور طاقتور پر چلتا ہی نہیں. اسی طرح آپ جتنے مرضی ادارے اور کمیٹیاں بناتے رہیں، ان سے مکمل استفادہ نہیں کیا جا سکتا. پرائیویٹ افراد اور انویسٹرز کی شمولیت سے یہ امکان تو ہو سکتا ہے کہ یہ ادارہ بہتر کام کرے گا، کیونکہ انویسٹرز کا اس میں جب اپنا مفاد ہوگا تو وہ بہتر لائحہ عمل اور پروجیکٹس کے ساتھ ملکی برآمدات میں اضافے کا باعث بن سکتے ہیں. لیکن کیا ہماری بیوروکریسی کا جو مزاج گزشتہ 70 برسوں میں بدل چکا ہے وہ تبدیل ہو پائے گا؟ اور موجودہ حکومت اسی بیوروکریٹک سسٹم کے لکیر کے فقیر ہونے کی ذہنیت کے ساتھ بیرون ممالک میں مقیم اوورسیز پاکستانیوں اور انویسٹرز کا اعتماد بحال کر سکتی ہے؟ یہ $1 ملین کویسچن ہے. ناظرین، میں خود تقریباً 5 سال سے بیلجیم میں مقیم ہوں اور اس سے قبل بھی برطانیہ اور دبئی میں تقریباً 13 سال تک رہا. میرے مشاہدے اور تجربے میں یہ رہا ہے کہ ہمارے اوورسیز پاکستانی اور دیگر انویسٹرز پاکستان میں سرمایہ کاری تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں پاکستان کے بیوروکریٹک نظام کی طرف سے ہمیشہ مشکلات کا سامنا رہتا ہے. اور یہ ایک بڑی وجہ بنتی ہے کہ لوگ پاکستان میں سرمایہ کاری سے گھبراتے ہیں. اوورسیز پاکستانی جو اپنے ملک سے محبت کی بنا پر پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا بھی چاہتے ہیں، وہ بھی پاکستان میں موجود سرخ فیتے کی مشکلات سے بچنے کے لیے غیر ترقیاتی قسم کے کاموں جیسے پلاٹ، مکان، جائیداد اور سرکاری بچت کی اسکیموں میں پیسے لگانا بہتر اور محفوظ انویسٹمنٹ تصور کرتے ہیں. پاکستان کے بیرون ممالک میں مشنز میں موجود کمرشل اور اکنامک کونسلرز کی پروگریس بھی اس ملک میں پاکستانی مشن کے ہیڈ یعنی سفیر یا ہائی کمشنر کی اپنی سوچ اور پاکستانی برآمدات کے فروغ کے لیے اس کی اپنی تمام توانائیاں استعمال میں لانے پر منحصر ہوتی ہے. یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سے سفیروں نے کئی ممالک جہاں پاکستانی برآمدات کا حجم بہت کم یا تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا، وہاں اپنی بہتر سفارتکاری اور حکمت عملی کو استعمال کرتے ہوئے پاکستانی برآمدات بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا ہے. لیکن دوسری طرف جیسے ہمارے ہر حکومتی ادارے میں کالی بھیڑیں بیٹھی ہیں، تو فارن آفس بھی ان سے بچا ہوا نہیں ہے. اس لیے حکومت کو اپنے تمام اداروں اور بیرون ملک مشنز کی کارکردگی کو مسلسل مانیٹر کرتے رہنا چاہیے، اور جہاں جہاں کمرشل اور اکنامک کونسلرز کی اسامیاں خالی پڑی ہیں وہاں انہیں فوری طور پر پر کرنا چاہیے. جیسے آپ دیکھیں کہ برسلز جیسے اہم اسٹیشن پر اکنامک منسٹر کی پوسٹ 1 سال سے خالی پڑی ہے. اور جیسا میں نے اپنے ایک پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ پریس سیکشنز کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے انہیں سفارت خانے سے علیحدہ کرنے کا سوچا جانا چاہیے. یہی بات کمرشل اور اکنامک کونسلرز کے لیے بھی سوچی جا سکتی ہے، کیونکہ آپ کسی پرندے کے پر باندھ کر اس کے اڑنے کی توقع نہیں رکھ سکتے. اسی طرح پریس سیکشنز اور کمرشل اور اکنامک سیکشنز کی کارکردگی میں بہتری بھی ان ڈپارٹمنٹس کو سفارت خانے سے آزادی دیے بغیر ممکن نہیں. اور آپ دیکھیں کہ اکثر ممالک کے کلچرل اور ٹریڈ ونگز سفارت خانوں میں نہیں بلکہ ان سے علیحدہ ہوتے ہیں. بھارت نے اپنے نہرو سینٹرز بیشتر ممالک میں بنا رکھے ہیں، جہاں کلچرل ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ ٹریڈ کو پروموٹ کرنے کے لیے ان کی لوکل مصنوعات کی برآمد کے فروغ کے لیے ڈسپلے سینٹر بھی ہیں. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو چین اور کئی دوسرے ممالک اپنی مصنوعات کی برآمدات کے فروغ کے لیے اسی قسم کی پالیسی پر عمل کرتے دکھائی دیتے ہیں. ناظرین، اب یہ چیزیں ہمارے
पॉलिसी बनाने वालों को नज़र क्यों नहीं आती, या जैसा मैंने शुरू में जॉन परकिंस की किताब कन्फेशन ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन का हवाला दिया था, इस फैक्टर को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे इदारों में करप्शन इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि कोई भी जगह हो, लोग चंद रुपयों के लिए मुल्की मफाद का सौदा करने से भी नहीं चूकते, और इस कमजोरी से इकोनॉमिक हिटमैन भरपूर फायदा उठाता है। ऐसे करप्ट सरकारी अफसरान तो उसका असासा होते हैं, उनको मुख्तलिफ तरीकों से माली फवाइद देकर आने वाले दिनों के लिए इस्तेमाल करने के लिए संभाल कर रखा जाता है। आपको पाकिस्तान में अक्सर अहम महकमों के आला अफसरान वर्ल्ड बैंक, IMF या दूसरे इंटरनेशनल इदारों में डेपुटेशन या लंबी छुट्टियां लेकर काम करते दिखाई देते हैं। ये अफसरान इन इदारों से लाखों रुपए तनख्वाह और मराद की शक्ल में भी हासिल करते हैं, और दूसरी तरफ इनकी महकमाना तरक्कियां भी अपने सरकारी डिपार्टमेंट्स में बगैर किसी रुकावट के हो रही होती हैं। इसके साथ साथ इनकी फैमिलीज पर भी सरमायाकारी की जाती है। बच्चों को आला यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप्स और बीवियों को NGOs की फंडिंग या उनमें मुलाजमतें फराहम करने के बहाने नवाजा जाता है। माली मराहत और करप्शन के इस बीच को बोकर इकोनॉमिक हिटमैन पाकिस्तान जैसे मुल्कों में बड़ी बड़ी खेतियां बना चुका है, और ये एक बड़ी वजह है कि पाकिस्तानी मईशत इतने भरपूर वसाइल होने के बावजूद फल फूल नहीं पाती। हमारे मुल्क पाकिस्तान में सारा निज़ाम रियासत के पास होने के बजाय बिजली बनाने वाली कंपनियों, शुगर मिलों, प्राइवेट बैंकों, बिल्डर्स और इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती हमारी अदालतों और ब्यूरोक्रेसी के कब्जे में जा चुका है। हम अपने लोगों को खुशहाल करने की बजाय इस किस्म के माफियाज जिनकी डोरियां किसी और के हाथ में पकड़ी हुई लगती हैं, उनके चुंगल में फंस चुके हैं, और हम और हमारी नस्लें अपने ही मुल्क में रहते हुए इन माफियाज के गुलाम और फिर गैर मुल्की ताकतों के गुलाम दर गुलाम बन चुके हैं। हुकूमत इदारे ज़रूर बनाए, लेकिन जब तक अपनी आस्तीनों में छुपे सांपों का कला कमा नहीं करती, और ये नामुमकिन नहीं, हमारे इंटेलिजेंस के इदारे इस काबिल हैं कि वो इस किस्म के बददियानत लोगों का सुराग बआसानी लगा सकते हैं। ये ज़रूर है कि शायद हमारी अदालतें और निज़ाम इनको मुजरिम साबित ना कर सके, लेकिन हुकूमत ऐसे सरकारी अफसरान को OHD बनाकर सिर्फ उनको अदा की गई तनख्वाहों का नुकसान बर्दाश्त करके मुल्क और कौम को पहुंचने वाले आइंदा कई दिहाइयों तक होने वाले खसारे, जिसमें मुल्क की बका भी खतरे में पड़ सकती है, उससे बचाया जा सकता है। खुदा पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।